हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणिंदर प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में सिंचाई। तो मध्य प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो आपको पता है, क्योंकि हम अपने पहले लेक्चर में मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की नदियां और उन नदियों में स्थापित जो प्रारंभ की गई हैं नदी घाटी परियोजनाएं या किसी भी नहर के बारे में हम सब अपने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अगर आपको ये चूंकि यहाँ पर नहरों की बात होगी तो आपको चूंकि नहरों संबंध में जो जानकारी मिलेगी वो आपको मध्य प्रदेश के नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से ही मिल पाएगी। तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना है और उसके बाद आप जब इस टॉपिक को समझेंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब कि हमारे मध्य प्रदेश में जो अधिकांश वर्षा होती है वो सिर्फ और सिर्फ मानसून के महीनों में ही होती है, मतलब कि वर्षा ऋतु में। अब ये जो मानसून के महीने में होने वाली वर्षा है उसमें भी हमें असामान्य वितरण देखने मिलता है, हमें हमारे मध्य प्रदेश में। असामान्य वितरण का मतलब है कि हम आप देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कहीं कम वर्षा होती है तो कहीं ज्यादा वर्षा होती है। जैसे मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है या मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है या उत्तरी भाग है, जो भिंड, मुरैना और शिवपुरी का क्षेत्र या संपूर्ण मालवा का पठार, यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा मिलती है वो लगभग आपको 75 सेंटीमीटर वार्षिक औसतन वर्षा आपको मिलती है। ठीक है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर औसत से ज्यादा वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में, लगभग 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। जबकि आप जो पचमढ़ी का जो क्षेत्र देखेंगे, मैं कल सॉरी पूर्वी सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा देखने मिलेगी मानसून के समय पर। तो ये जो असामान्य वितरण है वर्षा का हमारे मध्य प्रदेश में, इस असामान्य वितरण के कारण हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था जो है वो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो इतिहास है वो किस किस क्रम में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं बात करूं सबसे पहले कि हमारे मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व सिंचाई के क्षेत्र में क्या किया गया और स्वतंत्रता के बाद हमारे मध्य प्रदेश में क्या प्रोग्रेस हुई, क्या विकास हुआ सिंचाई के क्षेत्र में। तो पहले बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स की परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम तो वैसे 1905 में जो ग्वालियर रियासत थी, ग्वालियर रियासत के महाराजा के द्वारा उनकी रियासत में एक सिंचाई विभाग की स्थापना की गई सबसे पहला। लेकिन उसके बाद 1923 की बात करें तो वेनगंगा नदी पर एक वेनगंगा नहर निकाली गई। वेनगंगा नहर ये बालाघाट जिले में निकाली गई। आपको ईयर याद रखना है, कब? 1923 में। उसके बाद में बात करूं कि 1927 में क्या हुआ, एक ग्वालियर में ही पगारा बांध का निर्माण किया गया सिंचाई सुविधा के लिए, ताकि उस क्षेत्र विशेष में सिंचाई जो है किसानों को मिल सके उनकी फसलों के लिए, उसके लिए पगारा बांध बनाया गया। और उसके बाद 1933 में एक पलकमती तालाब का निर्माण किया गया तत्कालीन भोपाल जिले में। ठीक है, तो तत्कालीन भोपाल रियासत नाम दे सकते हैं क्योंकि वो स्टेट था पहले। ठीक है, तो पलकमती तालाब बनाया गया। ये तो बात थी स्वतंत्रता के पूर्व की हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। लेकिन उसके बाद में बात करूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो गठन होने के पश्चात ही अब चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियां बहती हैं दोस्तों, वो सारी की सारी प्रायद्वीपीय नदियों में उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये मानसून पर ही आधारित होती हैं। कहने का मतलब कि वर्षा काल में इनको जब जब जल प्राप्त होता है तो उस समय तो ये नदियों में जल की मात्रा बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु की ओर अपन बढ़ते हैं तो इनमें जल की मात्रा में कमी आती जाती है। तो जो कि अगर मैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की सभी नदियों की बात करूं तो उन नदियों में लगभग कितना वाटर मिलता हमें, 81.5 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये इतना जल है हमारी नदियों में, हमारे मध्य प्रदेश की नदियों में। तो इस जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम 1956 में एक जल संसाधन विभाग की स्थापना की गई। अब इसका प्रमुख काम क्या था जल संसाधन विभाग का, कि आपको पता करना है कि किस नदी में कितना पानी है और उस नदी के पानी का उपयोग हमें किस प्रकार से
करना है, किस नदी पर हमें कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना संचालित करनी है। तो इस प्रकार से ये जल संसाधन विभाग की स्थापना 1956 में की गई। उसके बाद में बात करूं तो आता है 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन विकास निगम की स्थापना की गई। तो ये अब यहां जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश सिंचाई उद्वहन विकास, तो सिंचाई के विकास की जिम्मेदारी किसको दी गई? 1976 में एक संस्था बनाई गई। इसी संस्था को मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था की सुचारू ढंग से ताकि संचालित हो सके हमारे मध्य प्रदेश में, और जो ऐसे क्षेत्र हैं जो सूखाग्रस्त है, जहां पर पानी कम है या जहां पर वर्षा ऋतु में भी पानी कम गिरता है, उन क्षेत्रों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने के लिए ये सिंचाई उद्वहन विकास निगम की स्थापना की गई 1976 में। तो आपको इनके जो ईयर है दोस्तों, इनको हमेशा आपको अपने जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में ये हमेशा जो ईयर है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये है सिंचाई उद्वहन विकास जल संसाधन विकास निगम पलकमती तालाब पगारा बैंक, तो कब कब बना, कहा किस जिले में बना, तो ये आपको फैक्ट के रूप में प्रीलिम्स परीक्षा के लिए याद रखना है, ठीक है। अब मैं ये तो बात हो गई हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था का इतिहास, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात। अब मैं बात करता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से प्रमुख साधन हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिंचाई के साधनों के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने सिंचाई की जो हमारे मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के प्रमुख साधन हैं वो ये चार है, ठीक है। पहला है आपका कुएं एवं नलकूप। कुएं तो आप लोग जानते होंगे कि जो कुएं होते हैं, ठीक है, गांव वगैरह में आपने देखा होगा। तो कुएं एवं नलकूप, नलकूप मतलब कि जो बोर होता है ना, बोरिंग मशीन के द्वारा जो बोर किया जाता है और फिर उसमें मोटर या सबमर्सिबल लगा करके और फिर वो पानी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद कुएं एवं नलकूप, ठीक, और इसे मतलब कि ट्यूबवेल भी आप कह सकते हैं, नलकूप। इसके बाद दूसरा नहर, तो नहर हो गया। तीसरा है आपका तालाब और चौथा है अन्य साधन। अन्य साधनों में हम काउंट करते हैं जैसे कि आपकी कनात सिंचाई हो गई, नाले हो गए, ढकवा या टोकरी सिंचाई हो गई, टपक सिंचाई है, फुहार सिंचाई है। ये भी प्रमुख हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है, ठीक है। तो इनकी मैं बात करूंगा कि ये होते क्या है। अब हम पहले में आते हैं कि कुएं एवं नलकूप के माध्यम से। तो कुएं एवं नलकूप के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 66.48% क्षेत्रफल में जो है तो सिंचाई की जाती है। अब ये एक देखिए कि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 66.48%। तो लगभग ये जो हमारे मध्य प्रदेश का संपूर्ण जो मालवा का पठार है, मतलब कि कह सकते हैं मध्य प्रदेश का संपूर्ण पश्चिमी भाग, ठीक है, उस संपूर्ण पश्चिमी भाग में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो है क्या आपका कुएं एवं नलकूप, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो किन किन जिलों में, या सिंपल सी बात है आप कहें कि संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में या मालवा के पठार में जो है तो आपकी कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नहर नहीं होंगी, यहाँ पर तालाब नहीं है, होंगे, लेकिन सर्वाधिक इनसे कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से होती है, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसके बाद जो यहीं पर जो दो फैक्ट हैं आपके, कि पूछता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वो जिला कौन सा है आपका? इंदौर जिला है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नलकूपों से मतलब कि ट्यूबवेल के माध्यम से, बोर के माध्यम से जो है सिंचाई होती है, तो वो जिला कौन सा है आपका? मंदसौर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको इसका प्रतिशत भी याद रखना है और किस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है ये भी याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नहरों के बारे में। जो हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों में जो द्वितीय महत्वपूर्ण साधन है वो है आपका नहर। नहरों के माध्यम से कुल जो सिंचाई होती है वो 18.13% क्षेत्रफल पर होती है, ठीक है। अब जब हमने नदियों के बारे में पढ़ा था, नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहीं पर देखा था कि नर्मदा नदी है, उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी नहरें हैं। हमने देखा था बेतवा के बारे में, हमने देखा था सोन नदी के बारे में। तो वहां पर सारी चीजें आपको डिटेल्स वगैरह वहां मिल जाएंगी कि किस नदी पर कौन सी नहर व कौन सी परियोजना संचालित है, क्योंकि इन्हीं नहरों के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि अमरकंटक से यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो लगभग नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई तो नर्मदा नदी के माध्यम से ही हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपकी चंबल निकलती है,
फिर यहाँ से काली सिंध है, पार्वती है, कई सारी नदियां हैं, ठीक है। तो उन नदियों के किनारे के जो क्षेत्र होंगे तो वो तो ऑलरेडी वो उन्हीं नदियों के पानी के माध्यम से सिंचित होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, अब हमने पढ़ा था कि बेतवा नदी, तो ये बेतवा नदी से यहाँ से एक भांडेर नहर निकली हुई है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि चंबल नदी में, जब चंबल परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ा था तो पढ़ा था कि जो कोटा बैराज है, कोटा बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं, एक अंबाह शाखा और दूसरी मुरैना शाखा के नाम से, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है कि इस मुरैना शाखा से जो है तो शिवपुर, मुरैना, भिंड, इन क्षेत्रों पर जो है तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और जो आपकी ये भांडेर नहर है, इससे जो है तो दतिया हो गया, आपका शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, इन क्षेत्रों पर सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मध्य प्रदेश में नहरों से सिंचाई तो 18.13% क्षेत्रफल पर होती है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? मध्य प्रदेश के का उत्तरी भाग, ठीक है। उत्तरी भाग में आपके कौन कौन से जिले आते हैं? श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर आदि को आप शामिल कर सकते हो। और हो भी क्यों ना, हमने अभी देखा कि यहाँ से आपकी जो भांडेर नहर है, यहाँ से मुरैना शाखा की नहर है, तो काफी सारी नदियां भी जो कि इस ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पर सिंध है आपकी, ठीक है, छोटी छोटी नदियां भी है, कूनो है, कुंवारी है, तो उनके माध्यम से भी यहाँ नहरों से जो है तो का एक जाल बिछा हुआ है और उन्हीं नहरों के माध्यम से इन क्षेत्रों पर सर्वाधिक सिंचाई होती है, ठीक है। इसके बाद होशंगाबाद का जिला है, होशंगाबाद, वहां पर भी नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई जो है वो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है। इसके बाद बात करें जो तीसरा महत्वपूर्ण साधन है वो तो अन्य साधन है, लेकिन जो एक और उससे पहले देखें हम तालाब के माध्यम से, तालाब भी एक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है हमारे मध्य प्रदेश में। जो कि आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मोस्टली आपको लगभग लगभग तालाब जो है मिल जाते हैं, ठीक है। और वो तालाब जो कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके और फिर उस पानी का प्रयोग जो है वो सिंचाई के साधनों में भी करते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु होते हैं उनको पीने के लिए भी वो तालाब महत्वपूर्ण जल स्रोत होता है, ठीक है। तो अब ये तालाब के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 2.99% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो फिर बात वही हो गई कि अभी यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि 3 नंबर मतलब कि तालाब, तो यहाँ पर जो सिवनी है, जो बालाघाट है, इन जिलों में मध्य प्रदेश के तालाब के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं लगाना है आपको कि यहाँ पर मैंने बताया कुएं एवं नलकूप, तो मतलब सिर्फ यहाँ यही साधन होंगे सिंचाई के। यहाँ पर तालाब भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके नहरें भी हो सकती है, लेकिन सर्वाधिक क्या है? कुएं एवं नलकूप। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है क्या? तालाब, सिवनी एवं बालाघाट जिलों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कुएं एवं नलकूप नहीं हो सकते, ठीक है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई किन माध्यम से होती है? तो वो है आपका तालाबों के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं अन्य साधनों के माध्यम से लगभग मध्य प्रदेश में 12.40% क्षेत्रफल पर जो है तो सिंचाई सुविधा होती है। अब ये अन्य साधनों में हमने क्या क्या काउंट किया है? जैसे आपकी हो गई कनात सिंचाई हो गई, ठीक है। कनात सिंचाई और ये टपक सिंचाई में बेसिक डिफरेंस ये है दोस्तों कि जो टपक सिंचाई होती है उसमें खेत में क्या एक पाइपों का जाल बिछा दिया जाता है नीचे की तरफ, ठीक है, भूमि में ही, ठीक है, और उस पाइप में छेद कर दिए जाते हैं और उन छेदों के माध्यम से जो पानी है वो टपक कर सीधे कहां पहुंचता है? पेड़ की जड़ों में, और उनसे वो सिंचाई सुविधा होती है। जबकि कनात में क्या होता है कि वो पाइपों का जो जाल होता है वो खंभों के माध्यम से हवा में जो है तो लटका दिया जाता है, और उस जाल के माध्यम से उसमें भी छेद किए जाते हैं, और जब मोटर से पाइप डाला जाता है उन पाइपों में तो वो छेद के माध्यम से जो है तो पानी जो है पौधों तक पहुंचता है। तो कनात सिंचाई में टपक सिंचाई की तुलना में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और ये जो दोनों प्रकार की सिंचाई है, जैसे हम अभी बात करेंगे ढकवा या टोकरी सिंचाई, तो गांव में होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो कुएं रहते हैं या बड़े साइज के कुएं होते हैं उनसे पानी निकाला जाता है, और निकालने के पश्चात एक पानी को एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, मतलब उस गड्ढे को पानी से भरा जाता है, और उस गड्ढे से फिर खेतों में छोटी छोटी नालियां जो है निकलती हैं, और उन फसलों को जो है पानी उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये था आपकी ढकवा एवं टोकरी सिंचाई।
और इसके बाद है फुहार सिंचाई। फुहार सिंचाई के माध्यम से आपको पता है कि एक स्प्रिंकलर आता है जिसमें कि फुहारों के माध्यम से जो है तो बारिश जैसा फील होता है उस समय कि फुहार के माध्यम से जो है तो सिंचाई की जाती है। तो ये भी प्रमुख ये साधन है, ठीक है। और है एक आपका नाले। नालों के माध्यम से निश्चित तौर पर जहां छोटे मोटे नाले होते हैं जो वर्षा के टाइम पर भर चुके होते हैं, फिर उस जल का उपयोग जो है तो कृषि कार्य में किया जाता है। अब मैं बात करूं कि जो कनात सिंचाई है, ढकवा सिंचाई है, टपक सिंचाई है, इन सिंचाई साधनों का जो हमारे मध्य प्रदेश में उपयोग होता है वो कहां पर होता है दोस्तों? आप अंदाज लगा लेंगे, जो मध्य प्रदेश और जो राजस्थान सीमा से लगे हुए जो जिले हमारे मध्य प्रदेश के, जैसे कि मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया, लेकिन सर्वाधिक कहां पर प्रयोग किया जाता है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ठीक है। तो चूंकि ये बहुत कम स्तर में सिंचाई साधनों का प्रयोग हो रहा है वहां पर, लेकिन अभी भी वहां पर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के 4 प्रमुख साधन हैं, उनका प्रतिशत याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किन साधनों से सर्वाधिक सिंचाई होती है ये आपको याद रखना है। और इसके बाद जो कुछ फैक्ट हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं, ये अभी हमने पूरा क्षेत्र छोड़ दिया था, ठीक है, कि यहाँ पर सिंचाई, अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पर सिंचाई कैसे होती है। तो इसमें सोचना नहीं है, जैसे कि यहाँ पर तो सभी साधनों को आप मिला लेंगे, तालाब हो गया, नहरें हो गई और कुएं एवं नलकूप, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर आप लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके गांव में किस माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो वहां तालाब भी इंक्लूड हो जाते हैं, नहरें भी इंक्लूड हो जाती हैं और नलकूप भी इंक्लूड हम सम्मिलित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सम्मिलित रूप से इन सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ किसी खास साधन का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, कुछ और फैक्ट्स हैं हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई के संबंध में कि सर्वाधिक सिंचित जिला हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो नाम आता है आपका होशंगाबाद, ठीक है। क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारे नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो और नहरों का भी विकास हमारे होशंगाबाद जिले में काफी हुआ है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सिंचित जिला है वो है आपका होशंगाबाद। इसके बाद शुद्ध सिंचित जिला है आपका मंडला। मंडला जिला आपका शुद्ध सिंचित है, जबकि मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला जो है वो है आपका डिंडोरी, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर हम जब सिंचाई पढ़ते हैं तो हमारे समक्ष 2-3 टर्म ऐसे आते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि शुद्ध सिंचाई पूछता है कि शुद्ध सिंचाई क्षेत्रफल इतना है हमारे मध्य प्रदेश में, या सकल सिंचाई क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में इतना है, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शुद्ध या सकल क्या है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि जो शुद्ध सिंचाई क्षेत्र है वो उस भूमि को भी शुद्ध सिंचित क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि ये कोई एक भूखंड है और इस भूखंड को मैं 4 भागों में बांट दूं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो इन तीनों भूखंडों पर जो है वर्ष भर जो है तो खेती होती है, चाहे वो खरीफ की फसल हो चाहे वो रबी की फसल हो, ठीक, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मान लीजिए आपको आप में सिर्फ खरीफ की फसल ही होती है। मान लीजिए एन एग्जाम्पल, चलिए मैं बात करता हूं कि ये जो आपका भूखंड है वो कितना है, वो आपका 100 एकड़ है, ठीक है। कहने का मतलब मैंने इसको 4 भागों में बांटा तो हर भाग कितने का होगा, 25-25 एकड़ का, ठीक है। अब हुआ ये कि खरीफ की फसल, जो कि आपको पता है खरीफ की फसल कब होती है, वर्षा ऋतु में, तो वहां पे पानी की आवश्यकता जो कि हमें मानसून के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है, तो हमने इन चारों भूखंडों में क्या कर दिया, फसल बो दी, ठीक है। अब जब शुद्ध की बात आएगी तो शुद्ध आपका कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका 100 एकड़ हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन चारों भूखंडों में खरीफ की फसल में खेती हुई, तो आपकी अगर शुद्ध मैं पूछूं कि शुद्ध जो खेती का जो क्षेत्रफल है या सिंचाई का जो क्षेत्रफल वो कितना है, तो यहाँ पर 100 एकड़ पूरा होगा। अगर यहीं पर मैं बात करूं कि अब आपको पता है कि हमारा जो कृषि वर्ष है वो कृषि वर्ष कब से लेकर कब तक माना जाता है, वो माना जाता है 1 जुलाई से लेकर के और 30 जून तक, ठीक है। अब इस एक कृषि वर्ष में, अब जो कि आपको पता है कि अभी खरीफ का हो गया, लेकिन अब वर्षा ऋतु निकल गई, तो मान लीजिए इस भूखंड में सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर खेती नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर है, तो यहाँ पर फिर से खेती हो गई।
अब हुआ ये कि अब यहाँ पर तो एक एक बार खेती हो चुकी थी खरीफ की फसल में, लेकिन रबी की फसल में सिर्फ यहाँ यहाँ पे खेती हुई। तो जब बात आएगी सकल की, तो हम क्या करेंगे, एक वित्तीय वर्ष का पूरा एक आकलन कर लेंगे, ठीक है ना। और उस वित्तीय वर्ष में अब हुआ क्या, आपका चूंकि पहले पहले क्या हो गया था, पूरा 100 एकड़ खेती हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इसको छोड़कर अभी इन भूखंडों पर ही सिर्फ सिंचाई हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं या खेती हो रही है। तो 25 25 और 25 कितना हुआ आपका, 75 एकड़ ये हो गया। तो जब हम सकल की बात करेंगे कि एक वित्तीय वर्ष, एक कृषि वर्ष में कितना सिंचाई क्षेत्रफल है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 175 एकड़, ठीक है। जबकि है कितना 100, लेकिन जब आप सकल की बात करोगे तो ये बढ़कर 175 हो जाएगा। मतलब इन पर जितनी बार खेती होगा एक कृषि वर्ष में, हम उसको उतनी बार उस भूमि को जो है काउंट करते जाएंगे जब हम शकल की बात करेंगे, ठीक है। और शुद्ध की बात कब करेंगे, अगर उसमें एक बार भी खेती हुई होगी एक कृषि वर्ष में, तो हम उसको जो है शुद्ध सिंचित क्षेत्र या शुद्ध कृषि क्षेत्र में हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका टॉपिक मध्य प्रदेश में सिंचाई व उसके प्रमुख साधनों के बारे में। तो अब मैं बात करता हूं कि अगर मान लीजिए कि हमने अभी तक जो प्रीवियस टॉपिक पढ़े, जैसे कि नदी हो गया, नदी घाटी परियोजना हो गई, या सिंचाई के साधनों में जो जो कि 2020 के पाठ्यक्रम से एमपीपीएससी ने जो वर्ड्स लिमिट है वो कम कर दी है। तो मैं कोशिश ये है मेरी कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर यही जो क्वेश्चन है ये अगर 2019 के मेंस में पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, और जब 2020 के मेंस में यही क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसको कैसे 50 शब्दों में लिखना है। चलिए तो देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि नर्मदा घाटी परियोजना। अब मान लीजिए ये आपका मेन टॉपिक है नर्मदा घाटी परियोजना। अब इससे संबंधित मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या नर्मदा घाटी परियोजना का वर्णन करें, या नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए वरदान है, बताइए। फिर है नर्मदा घाटी परियोजना के लाभान्वित जिले बताइए, या नर्मदा घाटी परियोजना के लाभ बताइए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन बनता है ये जो कि नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है संपूर्ण, तो ये क्वेश्चन आने की जो उम्मीद है ये 15 मार्कर में आएगी। अगर 2019 की मुख्य परीक्षा में आई या 2020 की जब मुख्य परीक्षा होगी उसमें आएगा तो ये 11 मार्कर में और 200 शब्द में आएगी, 200 शब्दों में। और अभी जो है शब्द सीमा आपकी 300 है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं नर्मदा घाटी परियोजना से आप क्या समझते हो, तो सबसे पहले आप बताओगे कि ये जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो नर्मदा नदी में किन किन राज्यों की एक बहुउद्देशीय व संयुक्त परियोजना है, ठीक है। फिर आप उसका इतिहास बताओगे, क्योंकि ये निर्मित कैसे हुई ये परियोजना। तो वो जो नर्मदा का कुल जल था, जो वाटर डिस्प्यूट हुआ, फिर वो जल का वितरण हुआ, उसको बताने के बाद चूंकि 300 शब्द में लिखना है, फिर आप एक मध्य प्रदेश का एक मैप बनाओगे और उस मैप के माध्यम से आप दर्शाओगे कि नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश में कहां कहां से निकलती है या किस प्रकार प्रवाहित होती है, और उस नर्मदा नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं जो है संचालित हो रही हैं, ठीक है। उसी मैप में आप जो है सारी परियोजनाओं के नाम लिख दोगे आप, ठीक है। जैसे अवंती सागर हो गया, तवा परियोजना हो गई, इसके बाद आप बता दोगे इंदिरा सागर है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, और इंक्लूडिंग आप ये भी बताओगे सरदार सरोवर के बारे में, क्योंकि आपसे ना सिर्फ मध्य प्रदेश की पूछा है, आपसे पूछा है नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। तो ये भी जो सरदार सरोवर डैम है वो भी नर्मदा घाटी परियोजना का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो जब इसका पूरा डिटेलिंग से वर्णन कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा कि मध्य आप क्या समझते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपसे पूछेगा वर्णन करें, तो वर्णन करें में आप अभी तक तो जो हमने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि क्या समझते हैं, आप सारी चीजें यहाँ पर भी बताओगे आप, ठीक है। वो सारा वाटर डिस्प्यूट, उसका वितरण, इसके बाद ये मैप बनाओगे, उसका जितनी भी परियोजनाएं हैं यहाँ पर उन परियोजनाओं के लाभ भी उनको भी बताओगे। लेकिन वर्णन में आप दो चीजें एक्स्ट्रा क्या करोगे, इस परियोजना के लाभ कौन कौन से हैं और इस परियोजना से होने वाले थोड़े से नुकसान भी आप बता दोगे। तो ये बताने के बाद आपका संपूर्ण वर्णन हो जाएगा मध्य प्रदेश में सॉरी नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में। अब बात करें कि मध्य प्रदेश में के लिए सिंचाई के लिए एक वरदान है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
पूछा तो है आपसे नर्मदा घाटी परियोजना, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आप इसको सोच देख करके और पूरा लिख डालो। यहाँ पर ये भी देखना है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए वरदान है, तो सिंचाई से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे आपके, वो आपको यहाँ पर उनमें ज्यादा फोकस करना है। फैक्ट क्या, जैसे आपको पता है कि नर्मदा घाटी परियोजना के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने एकड़ या कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का प्रावधान है, लक्ष्य रखा गया है, तो वो आप तो बताओगे। साथ में जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे वो आपका अवंती बाई हो, या इसके बाद आपका इंदिरा सागर हो, ओमकारेश्वर हो, महेश्वर हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो उनकी भी जो कि हर परियोजना का अपना एक सिंचाई सिंचित भूमि करने का एक लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक है, तो आप उनका वर्णन वहां पर ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा ही यही गया है सिंचाई के लिए वरदान है हमारे मध्य प्रदेश में। तो निश्चित रूप से ये जो जितने भी जिले हैं जहां जहां से नर्मदा बहती है, वो सारे लाभान्वित हो रहे होंगे उनसे, तो आप थोड़ा सा इसका वर्णन वहां पर आप करोगे, ना कि और चीजों का। लाभान्वित जिलों की मैं बात करूं तो आपको पता है कि हमारा जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, अब ये 15 जिले जो है वो निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और इस नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, या उन सहायक नदियों पर जितनी भी परियोजनाएं बनी हुई हैं, उन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले जो भी लाभान्वित जिले हैं, उन जिलों के नाम आपको वहां पर बताने पड़ेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि नर्मदा घाटी परियोजना के लाभान्वित जिले कौन कौन से ऐसा पूछेगा 15 नंबर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका फिर वो वर्ड लिमिट कम हो जाएगी, वो 6 मार्कर में पूछेगा। ठीक है, या 2020 में वो 5 मार्कर में हो जाएगा, तो आप निश्चित तौर पर 50 शब्दों में उसको बता पाओगे। फिर इस परियोजना के लाभ बताइए, तो आपको लाभ चूंकि पता है किसी भी परियोजना, कोई भी ये जितनी भी परियोजनाएं हैं वो एक बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, जो कि इनका जो उद्देश्य है वो एक न होकर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती हैं। अब जैसे कि सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, ठीक है, फिर इसके बाद आप बता सकते हैं कि पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए, रोजगार के लिए। तो ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आप समेट सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये लाभ हो गया आपका। तो इस प्रकार से अगर आप अपने दिमाग में एक फ्रेमिंग करके रखते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, कि अगर इतना पूछेगा तो मुझे किन किन बिंदुओं पर बात करनी है, ठीक है, कैसे कैसे मुझे एक फ्लो में बात करनी है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप जो हमें प्रारंभ में बताना है उसको आप लास्ट में लिखोगे। तो एक लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, और जब आप उसको फॉलो करते जाएंगे तो आपके दिमाग में जो है तो स्पष्ट इमेज बनती चली जाएगी, और आप अगर आपके सामने वो प्रश्न दोबारा आता है तो आप जो है बेहतर तरीके से उसे लिख पाएंगे। तो दोस्तों बस कोशिश करते रहिए, और जो कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है उसमें आपके ज्ञान की परीक्षा होती है कि आपको नॉलेज कितना है विषय विशेष का। ठीक है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें, चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो ये चेक हो जाता है कि आपके पास ज्ञान कितना है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है उस ज्ञान को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी लेखन शैली के माध्यम से, इसका परीक्षण मुख्य परीक्षा में होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, ठीक है, लेखन शैली मुख्य परीक्षा में। तो बस लगे रहें, कोशिश करते रहें, और आज बस यही हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।